इस मूवी की स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि 200 साल पहले बीजापुर पर एक राजा हुकूमत करता था जिसका नाम था हरिमान सिंह। उस वक्त काले जादू का दौर था और काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर था सामरी, जो कि एक शैतान था। अब हमें ये दिखाया जाता है कि राजा अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है तो उनकी बग्घी टूट जाती है। फिर वो बनवाने के लिए रुकता है तो उनकी बेटी इधर उधर चली जाती है। अब वो अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम जाओ जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी बेटी उसी सामरी के पास पहुंच जाती है और सामरी उसका खून पी लेता है। फिर राजा अपनी बेटी की ये हालत देखकर सामरी को पकड़ने का हुक्म देता है। फिर उसकी फौज सामरी को पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। फिर उसके खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं जिसके लिए राजा उसका सर काटने का हुक्म देता है और उसके धड़ को मंदिर के पास दफनाने का कहता है और उसके सर को अपनी हवेली में रखने का हुक्म देता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही उसका सर काटने वाले होते हैं तो वो राजा से कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे। अब जब तक मेरा सर मेरे जिस्म से अलग रहेगा तुम्हारे ख़ानदान की हर औरत बच्चा पैदा करने के बाद मर जाएगी, और जिस दिन ये सर इस धड़ से मिलेगा मैं तुम्हारे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अब वो लोग उसका सर काट कर एक बक्से में डाल देते हैं और उसका धड़ वहीं पर दफना देते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बहुत सारे राजा आते हैं और बहुत से मर जाते हैं, लेकिन सामरी का खौफ वही का वही होता है और इस खानदान की हर औरत बच्चा देने के बाद मर जाती है। अब हमें 200 साल बाद का सीन नज़र आता है जहाँ पर इस ख़ानदान का ठाकुर रणवीर सिंह ही बचा हुआ होता है। इनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन सामरी का खौफ अब भी इनके दिल में होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ रहता है। इसकी बहन ने सामरी की खौफ से ही अब तक शादी नहीं की। जिसके बाद उसकी बेटी कॉलेज जाने के लिए रवाना हो जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम होता है संजय। अब शाम के वक्त सुमन संजय और अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है जहाँ पर कोई इनकी पिक्चर्स खींच लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही घर जाती है तो उसके बाप के पास वो पिक्चर्स आ जाती हैं। फिर वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। फिर वो उन्हें बताती है कि ये संजय है। फिर वो उनसे कहती है कि प्लीज़ आप इससे एक बार मिल लीजिए। फिर वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस लड़के से अब कभी नहीं मिलोगी। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनता। फिर अगले दिन सुमन संजय से जब ये बात कहती है तो वो उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा बाप हमें कभी मिलने नहीं देगा। फिर वो उससे कहती है कि तुम एक बार मेरे पापा से मिल तो लो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़वाना। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी सुमन का बाप वहाँ पर आ जाता है अपने गुंडों के साथ। जिसके बाद वो आकर संजय से कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मेरा इश्क बिकाऊ नहीं है, और फिर वो उसे गले लगा लेता है। अब वो अपने गुंडों को हमला करने का कहता है और वो उसे मारने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी संजय का एक दोस्त आनंद उसके पास आ जाता है और उसे उन गुंडों से बचाने लगता है। फिर ये दोनों उन गुंडों को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं और फिर वो उससे पूछता है कि ये लोग कौन थे और तुझे क्यों मार रहे थे। तो फिर वो उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सुमन का बाप उसे कहता है कि इस बार तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार तुम अगर उससे मिली तो हम उसे जान से मार डालेंगे। जिसके बाद काफ़ी रात हो जाती है और वो अपने कमरे में हुक्का पी रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है तभी उसके सामने वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर वो उस दरवाजे से नीचे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर सामरी की शक्ल नज़र आती है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है लेकिन वो अपनी बंदूक उठाकर उसे गोली मारने लगता है। फिर सामरी की शक्ल वहाँ से गायब हो जाती है और तभी उसकी बहन और बेटी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम उस लड़के से दोबारा कभी नहीं मिलोगी वरना मैं उसे गोली मार दूँगा। और फिर वो उसे कहता है कि जाओ जाकर सो जाओ। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सुमन अपने बाप की बात बिल्कुल भी नहीं मानती और संजय के पास आ जाती है और उन दोनों को मिलते हुए ठाकुर भी देख लेता है। फिर ठाकुर वहाँ से चला जाता है लेकिन संजय सुमन को दोबारा से अपने घर लेकर आता है और वो ठाकुर से कहता है कि मैं चाहता तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता
और सुमन से शादी कर लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम शादी ज़रूर करेंगे पर आपके आशीर्वाद के साथ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो ठाकुर उसे रोकता है और उस हवेली के बारे में और सामरी के बारे में और उस शराब के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो लोग उसकी बात पर एतबार नहीं करते तो वो सुमन की माँ के बारे में बताता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि सुमन जब पैदा होने वाली थी तो उसकी माँ को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और फिर डॉक्टर उसके बाप को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब सुमन पैदा हो जाती है तो डॉक्टर और नर्सेज वहाँ से बाहर आ जाती हैं। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि आप जाकर खुद ही देख लीजिए। फिर वो अंदर जाकर अपनी बीवी से मिलता है तो उसकी बीवी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी और वो उसे देखकर डर जाता है। फिर वो बेड से उठकर उसके पास आने लगती है, लेकिन 1-2 कदम चलने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो संजय से पूछता है कि क्या ये सब जानने के बाद भी तुम सुमन को अपनाओगे और उसे मौत के मुंह में जाने दोगे। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सुमन संजय से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संजय उससे बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त आनंद के पास जाता है और आनंद उसे समझाने लगता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें सुमन को अकेले छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सुमन तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, तुम्हें सुमन का साथ देना चाहिए और सुमन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तभी वहाँ पर सुमन भी आ जाती है और वो अपना सामान पैक कर लाई होती है। फिर वो संजय से कहती है कि हम बिरजापुर जाएंगे और उस हवेली में जाकर ढूंढेंगे कि वो कौन सा श्राप है जो हमारे ख़ानदान को लगा हुआ है। फिर वो कहता है कि लेकिन हम अकेले वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। फिर आनंद उससे कहता है कि तुम अकेले नहीं बल्कि मैं और मेरी बीवी सपना भी तुम लोगों के साथ जाएंगे। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं। फिर संजय सपना से उसके बाप के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि मैंने उन लोगों के लिए चिट्ठी छोड़ दी थी। अब हमें अगले सीन में ठाकुर नज़र आता है, उसकी बहन सुमन की चिट्ठी लेकर उसके पास आ जाती है और वो उसे पढ़कर घबरा जाता है।